एनसीईआरटी का है चैप्टर 5 जिज्ञासा का लंबाई एवं गति का मापन। लंबाई एवं गति का मापन। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है कि मतलब जिसको हर चीज के बारे में जानने की इच्छा होती है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका के कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु का मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले माप फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 उंगली से अधिक रखे, 4 उंगली की चौड़ाई के बराबर। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 उंगली से माँ का क्या तात्पर्य है? दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और उसके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। हम कैसे मापते हैं? हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चला जाता है और वह अपने कदमों की संख्या से गिनता जाता है। पद्मा कहती है, अरे कदम नहीं, कभी कभी वे नापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं, अनीश ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों के उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग करके कुछ मापते हैं। क्या हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपनी कक्षा में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इस मापने के लिए शरीर के किस अंग का प्रयोग किया जाए? किस अंग का प्रयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं देखती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका प्रयोग करते हुए देखा है। वह जो बलिष्ठ कहती है, वह इसे बलिष्ठ कहती है। हैंड स्पेन। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। कुछ इस तरीके से माप रहे हैं वो। अब देखिए, अनीश 13 से थोड़ा अधिक, पद्मा 13, तस्नीम 13 से थोड़ा कम, दीपा 13 एवं 14 के बीच, हरदीप 14। तो ये सभी क्या है? ये सभी के हाथों का माप है। कुछ इस तरीके से किसी का हाथ छोटा होता है तो किसी का हाथ बड़ा होता है। तो जिस कारण वो सभी को मापने का अलग अलग तरीका होता है। अब जैसे मान लो कि कोई 8-10 साल का बच्चा अगर वो अपने हाथ से मापे तो उसका हाथ तो काफी छोटा रहेगा। लेकिन वही अगर 30-40 साल का कोई जवान नापेगा तो उसका हाथ काफी बड़ा रहेगा। जितना में उसका 2 हाथ होगा उतना में उसका 3-4 हाथ हो जाएगा। पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी बलिष्ठों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई। तब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में यह क्या कह सकते, परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हार्दिक विचार पूर्वक पूछता है। तस्मीम कहता है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बलिष्ठों का माप अलग अलग होना है। अनीश ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। सब अपनी पांच अब उन पांचों ने अपनी बलिष्ठ एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बलिष्ठों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचार पूर्वक कहती है कि संभवतः यही कारण है कि लोग वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी ने
जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बलिष्ठों की संख्या से रूप में व्यक्त करते हैं। यह मापने के लिए उपयोग में लाया गया बलिष्ठ एकमात्र यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रा का। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बलिष्ठ के समान है, तो 13 संख्या और बलिष्ठ का मापन के लिए चुना गया मात्रक। यद्यपि बलिष्ठ उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ और पैर की मुट्ठी, उंगली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता होगी जिसे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया लंबाई एक माप के समान हो। कि जैसे मान लो कि किसी ने मापा कि किसी का एक बलिष्ठ मान ले कि 10 इंच के बराबर होता है, किसी का एक बलिष्ठ किसी के 10 इंच के बराबर होता है, ठीक है, तो किसी का 8 इंच के बराबर होता है। तो मतलब क्या है कि इसमें सबका बलिष्ठ अलग होता है, तो सभी अलग अलग मापने का इस तरीका रखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में मापने की प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुली, अंगुली की चौड़ाई, बहु अंगुली, धनुष, योजना आदि का उपयोग करके कलाकृति, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी उंगली का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तु रेखांकित चिन्ह पाए गए जो पैमाने हो सकते हैं। मानक मात्रक संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करना आरंभ किया, तब इसमें बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे। उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई, इंटरनेट सिस्टम ऑफ यूनिट संक्षेपाक्षर मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। ये चीज याद कर लेना, चाहे नोट कर लो, चाहे कैसे भी करके घोल के पियो। ये चीज याद रखना कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका प्रतीक एम होता है। चित्र 5.2 में एक मीटर का पैमाना दर्शाया गया है। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग में 1 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर के पैमाने के छोटे छोटे भाग से परिचित, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसे चित्र में 5.T में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंक है। दो बड़े चिन्हों के बीच भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है, जैसे 1 और 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर की लंबाई वो सबसे छोटा मान होता है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग करके माप सकते हैं कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कि मतलब 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ देखिए, जो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए, बड़ी लंबाई को मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है। छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये क्या है, मापने का मात्रक है। आपने कुछ पैमानों पर एक अन्य प्रकार के अंकन भी देखा होगा। किन पैमानों में वह अंकन इंच में है, जहाँ 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है,
2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का प्रयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। लंबाई मापने की ये सही विधि। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए एक मीटर एक मीटर पैमाना या मापन फीता की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार का माप लेने के लिए सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी फीते जैसे लचीला मापन फीता अधिक उपयोगी होता है उपयुक्त होता है। लंबाई का माप करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाने रखने का सही विधि क्या है? पैमाने की वस्तु के संपर्क में लंबाई के अनुदिशा रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। साथ साथ कि मतलब किसी भी चीज को अगर नापते हैं तो वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और साथ होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर ये तिरछा है तो इसको नहीं नापा जा सकता है। पैमाने को बढ़ते समय आंख का सही स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल के पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल के नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। कि मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से देखोगे तो आपको कुछ 13 सेंटीमीटर दिखाई देगा और यहाँ से देखोगे तो आपको 15 सेंटीमीटर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सीधा देखोगे तो ये 14 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा। तो मतलब क्या है, ये आंखों की स्थिति भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यदि पैमाने सिरे टूटे हो तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि पैमाने सिरे टूटे हो या शून्याङ्क स्पष्ट नहीं है तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए अन्य पूर्णांक जैसे 0.1 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे हिस्से में पाठ्यांक से इस पूर्ण पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरा पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर माइनस 1.4 सेंटीमीटर बराबर 9.4 सेंटीमीटर है। कि जैसे यहाँ कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पे जैसे ये चीज टूटा हुआ है तो ये देखिए क्या है, यहाँ से मापना शुरू किए तो यहाँ पे आया है तो इसमें से ये संख्या को माइनस कर देंगे, इतनी दूरी इसमें से माइनस कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो इसको भी हम नाप सकते हैं। दृष्टिबद्ध विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग कर जिन्हें स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। क्रियाकलाप दिया हुआ क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूले। अतः आपके परिणाम के दो भाग होंगे, एक भाग अथवा दूसरा भाग का मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तु की लंबाई मापी होगी जिसका मापन आपने किया। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई तुलना में आपके मित्रों के द्वारा मापी गई वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। कि जैसा ऊपर दिखाया गया था कि वो अपने उंगलियों के द्वारा नाप रहे थे टेबल को, तो किसी का 13 तो किसी का 14, ये सभी अलग हो रहा था। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में वही रहते जो अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः संकेत किलोमीटर का संकेत किलोमीटर का मीटर, सेंटीमीटर एवं किलोमीटर का मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दे कि संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटा अक्षर ही है, जब तक कि यह वाक्य आरंभ में न हो जाए। मात्रकों उनके उनके संकेत बहुवचन नहीं होते, इसलिए इसके अंत में एस नहीं लगाया जाता। मात्रक संकेत के अंत में बिंदु
का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का माप लिखने के लिए संख्या मात्रक के स्थान के बीच छोड़ना होता है। अब किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापना। अनीश और उसके माता पिता अनीश और उसके माता पिता ने घर के उत्सव में अवसर अक्सर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा चित्र 5.7 में दिखाया गया है। कुछ ऐसा उन्हें लड़ी की आवश्यकता। लंबाई का मापन कैसे किया होगा? वक्र रेखा में स्थित लचीली मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर इसकी लंबाई को मापा जा सकता है। स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका अपने विद्यार्थी को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। शिक्षिका विद्यार्थी का प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहते। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालयों की तुलना में पास होंगे या दूर होंगे। तस्मीम और पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होगा और दीपा अनीश को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर होंगे। अब ये देखिए, ये बस स्टैंड है, ये विद्यालय, ये दीपा का घर, अनीश का घर, हरदीप का घर, तस्मीम का घर, पद्मा का घर और उद्मा का घर। क्या आप सोचते हैं कि कौन सही है और सभी सही है, तो उनका परीक्षण भिन्न क्यों है? क्योंकि विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक वस्तु था, तो जैसे बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचता, तो उनका प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी निर्धारित करना किसी नियत वस्तु या बिंदु से सापेक्ष किया जाता है और इसी बिंदु के संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्व अपने मित्रों से कहता है कि आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती है कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में सहायता करें। पद्मा, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। कुछ इस प्रकार के मापन फीते के लिए कह रहे हैं। अब देखिए, दीपा, आओ सबसे पहले खेल के मैदान में एक ऐसा बिंदु निश्चित कर ले जहां से हम रेखा खींचने की दूरी मापेंगे और इस बिंदु को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। ये रहा संदर्भ बिंदु। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों पड़ रही थी कि कुछ इस तरीके के रहते हैं। 1 किलोमीटर के सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। इसके प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि अपने नाना जी के घर निकट पहुंच रही है। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे। इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु क्या है? ये 0 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कुछ इस तरीके से। ये यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता, तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी है। देखिए, अपने औ- औचित्य के तुलना के विश्लेषण के लिए कैसे कोई निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर?
कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो वस्तु स्थिर है। दीपा बस में अपने चारों ओर देखा, फिर उसने कभी सभी बैठे यात्रियों सभी यात्री के बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा, उसने पाया कि सभी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई कि ये क्या गतिशील है। यह निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, अतः यह निश्चित स्थिर। यद्यपि जब उसने देखा जाए तो ये गतिशील, क्योंकि वह बाहर की वस्तु सापेक्ष स्थिति उसकी बदल रही है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण एक वस्तु स्थिर है या गति में, यदि स्वयं के संदर्भ में मानती है तो यदि स्थिर है। यद्यपि यदि यह बस बाहर की ओर वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है और वह बस की गति में है, तो मान लीजिए कि ऐसा आप पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है और कोई एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप सुनिश्चित कर सके कि जहाज गति में या विराम अवस्था में है। ये गति के प्रकार के क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, क्या रबड़ की एक सरल रेखा अनुदिशा में गतित करती है। जब एक संतरा का पेड़ गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है। अपने गणतंत्र दिवस पर परेड देखी होगी। परेड के विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए कि वह सरल रेखा में चलते एक भारी बॉक्स से धकेला जाता है, वह भी सीधी रेखा में अनुदिशित गति करता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में अनुदिशित करता है तो उसकी गति के सरल रेखीय गति कहता है। अपने चारों ओर परिवेश में इस प्रकार गति की पहचान कीजिए। परंतु क्या वस्तु हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करता है या अपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों को झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति प्रकार से भी सरल रेखीय गति है। अब ये देखिए क्रियाकलाप है। ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। मेरे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी सीखे, ये सभी देख सकते हैं इसमें, यहाँ टिप्पणी। ये हो गया आपका कंप्लीट।